नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, आज खुल जाएगा मैदान और हो जाएगा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, क्योंकि अब से ठीक 1.5 घंटे बाद चुनाव आयोग यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों की तारीख का ऐलान करने वाला है। और चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों में चुनाव की जो तैयारियां थी उसकी समीक्षा कुछ दिनों पहले की थी, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। सभी राज्यों की अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित की जा चुकी है और चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में कोरोना के हालात की समीक्षा की थी, उसके बाद यह फैसला लिया गया। इसके बाद आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसमें 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, जैसा कि होता है। चुनाव कब और कितने चरण में होगा, यह भी जानकारी आज इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा करेगा। और अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बार 5 से 8 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। खासतौर पर सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं और 403 सीटों में से कितनी सीटों पर कब कब वोटिंग होगी और कितने चरण में कराए जाएंगे, यह देखना जरूरी होगा। और कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ। बता दें कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां 10 जनवरी को यूपी में आ जाएंगी और यूपी पुलिस केंद्रीय बलों के साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखते हुए एरिया डिनोमिनेशन और फ्लैग मार्च की भी प्रक्रिया शुरू कर देगी। तो आज 3:30 बजे यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तारीखों का सीधे तौर पर ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर यहां पर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए मौजूदा स्थिति क्या है। हम अभी से टैली भी आपको दिखा रहे हैं कि गोवा में 40 सीटें, पंजाब में 117 सीटें, उत्तराखंड में 70 और मणिपुर में 60 और बीजेपी जो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है 403 सीटें, वहां पर अभी की स्थिति क्या है, विधानसभा में सीट शेयरिंग क्या है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, आज भी नौजवानों की मदद और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए दूसरा संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है, आने वाले समय में सरकार बनने पर फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। तो तारीखों के ऐलान से पहले भी सियासी हमले जारी है और इस वक्त आपको सीधा लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं। हर एक व्यक्ति को सुरक्षा, सबको सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सरकार सबको सुरक्षा की गारंटी देगी और मैं इस बात को बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार में दंगे नहीं हुए, हमारी सरकार में कोई आतंकी घटनाएं नहीं घटित हुई, हमारी सरकार के समय सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। लाखों लोग और प्रयागराज कुंभ में माघी पूर्णिमा के दिन 5 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे। सारा आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। ये सब सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, इतनी बड़ी सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है और उन कार्यक्रमों को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। सरकार राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के अपने एजेंडे को लेकर के जाएगी। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जिस बेहतर स्थिति के लिए उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार जानी गई है, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखना, हर एक को सुरक्षा देना, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना, इस सरकार की प्रतिबद्धता रही है। हम उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी कार्य करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, दूरदर्शन के कॉन्क्लेव में वो बोल रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके से हम आगे अपना काम करने वाले हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां भी। लेकिन चुनाव की तारीखों से पहले इस वक्त सियासी पार्टियों में किस तरीके की कौतूहल है, वो किस तरीके के इंतजाम कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ गया और मेरे साथ मेरे 2 संवाददाता, मेरे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत देव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर से मौजूद हैं, तो वहीं अशोक तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी जी मेरे साथ मौजूद है। राकेश जी बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। सैफ खान कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। सैफ खान साहब स्वागत। और नील गर्ग जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है
वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, आपका भी बहुत स्वागत। मैं आप तीनों के पास आऊं उससे पहले प्रशांत, आपसे 1.5 घंटे का भी कम का वक्त बचा हुआ है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, और सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं क्योंकि 5 राज्यों में ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन्हें 2024 का भी सीधे सीधे सेमीफाइनल माना जा रहा है। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है और बहुत अहम है सारे चुनाव, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव का हार जीत बहुत कुछ तय करेगा, नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे। अब रहा सवाल चुनाव आयोग का, तो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग अपनी सब कुछ ऐलान करेगा, कितने चरणों में होंगे, किस तारीख को होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर उस समय जब कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ रहा है, उन राज्यों में भी जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं। तो एक बात तो है कि चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव तारीखों का ऐलान करना, यही सबसे बड़ा सबको इस बात की रुचि होती है कि क्या तारीखें आती हैं, कितने चरणों में होता। उसी तरीके से राजनीतिक दल और तमाम नेता अपनी रणनीति बना के युद्ध के मैदान में उतरते हैं, बैटलफील्ड में उतरेंगे। अब असली युद्ध के मैदान में तमाम नेताओं को उतरना है, प्रत्याशियों को उतरना है। लेकिन साथ साथ ये भी एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने है कि चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से चुनाव कराए जाएंगे, उसको किस तरीके से नए नियम में बांधा जाएगा, क्या वो तमाम चीज़ों का इंतजार सबको होगा। उसके बाद सभी मैदान में कूद जाएंगे। हालांकि ठीक है प्रशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी एक वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। मेरी दादी का पूरा जीवन एक इंस्पिरेशन था। विभाग में 12 साल की उम्र तक हम एक ही घर में रहते थे, और जब उनकी हत्या हुई तो भी हमारे घर के अंदर पॉलिटिकल लाभ ले रही है उन प्रचारों से। मेरे ख्याल से उनमें जो सबसे अधिकारी जो सुझाव बड़ा जो उनका गुण था वो एकदम निडर थे। एक बार एक पब्लिक मीटिंग में गए उड़ीसा में, लोग नाराज थे उनसे, तो पथराव शुरू हुआ। स्टेज पे बैठी थी, खूब पत्थर फेंके लोगों ने, उनको गुस्सा चढ़ा, खड़ी होकर वो लगी और कहने लगी कि ये जो हुलिगनिज्म है आपका, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जो भी बात कहनी है आप सीधा कहो, इस तरह से पथराव करने की जरूरत नहीं। उसी समय बहुत बड़ा पत्थर आया उनकी तरफ और यहाँ पे नाक पे लगा तो पीछे को गिरी। इंस्पायरिंग चीज ये है, लेकिन ये नहीं, हम रुकी नहीं, पक्ष में नहीं है, ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में चोट लगी, उनका नाक एक्चुअली उनकी हड्डियां टूट गई। देखिए, कोरोना के हालात को देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार के तरीकों में भी बदलाव ला रहे हैं, और कांग्रेस ये वर्चुअल रैली कर रही थी, वो हम आपको दिखा रहे थे। मेरे साथ में लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। प्रशांत में आपके पास था, लेकिन अभी जरा अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा निगाहें सबकी टिकी हुई है ना, क्योंकि 2022 सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी जिसको हाथ लग गई वो केंद्र की कुर्सी पर भी विराजमान होता है, और इसीलिए सबसे ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश के चुनाव माने भी जा रहे हैं। चलिए ठीक है अशोक, मैं आपको रोक रहा हूं, एक बार फिर से जरा लिए चलते हैं कांग्रेस की इस वर्चुअल रैली में जहां प्रियंका गांधी बोल रही हैं। एक दादी होने के तौर पे एक बहुत ही, जितनी आयरन लेडी थी उतनी जेंटल थी, उतना हम उनके साथ हंसते थे, खेलते थे, हम मजाक करती थी। कभी कभी दरवाजे के पीछे छुप के हमको ऐसे हाउ करके डराती थी, मतलब डराती हंसने के लिए। तो मतलब उनमें ये दोनों गुण थे, ममता, करुणा बहुत ज़्यादा, और एट द सेम टाइम धैर्य, निडरता, वीरता। तो मेरे लिए भी बहुत ही इंस्पिरेशन रही वो। What do exactly we mean by women empowerment of women, and in what way can we achieve this objective? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक बहुत पर्सनल एस्पेक्ट है जो हर महिला को फील करना है, दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट के लिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर आपको महिलाओं को सशक्त बनाना है तो ये गैस सिलेंडर वाली जो प्रथा है, या ठीक है एक मानसिक 2000 रुपये भेज दिए, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा। महिला को सशक्त करने के लिए प्लीज़ ट्रीट हर एज इक्वल। मतलब उनके लिए रोज़गार क्या बनाने वाले हैं आप, अपॉर्चुनिटीज़ क्या देने वाले हैं, ये हमारी शिक्षा कैसे कराएंगे, उनकी सेहत के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से सोशली हम कैसे महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इसके लिए आपने देखा होगा, मैंने रखा है यहाँ कि कुछ आपको सुनाने के लिए भी, हमने एक शक्ति विधान बनाया है। ये हमारा विमेंस मैनिफेस्टो है
इसमें हमने बहुत क्लियरली हर एस्पेक्ट के बारे में लिखा है कि हम किस तरह से महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। मतलब एक चीज़ देकर थोड़ी देर के लिए उनकी मदद नहीं, मगर उनको मजबूत बनने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को, अपने भविष्य को बनाने के लिए हम किस तरह से मदद कर सकते हैं और क्या करेंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ जो भी इस फेसबुक लाइव में है, प्लीज़ हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। बहुत लंबा नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या क्या हम कर रहे हैं सब सेक्शंस के लिए। ठीक है, देखिए प्रचार के तरीके कैसे बदल रहे हैं। फेसबुक लाइव कर रही हैं प्रियंका गांधी, सभी का जो सवाल आ रहा है उसका जवाब भी दे रही हैं। ठीक है अशोक, मैं आपके पास आऊं जल्दी से, अगर आप अपनी बात कुछ सेकंड्स में कंप्लीट कर सके, क्योंकि यूपी का चुनाव ही सबसे ज्यादा अहम इन 5 राज्यों में माना जा रहा है। देखिए सऊद, उत्तर प्रदेश का चुनाव हर राजनीतिक दल के लिए इस बार बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। आप देखिए कि बीजेपी ताबड़तोड़ अपनी जो तमाम सारी डेवलपमेंट की योजनाएं हैं उसकी सौगात बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश के जमीनी स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ताकि जब वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरे तो कम से कम पब्लिक को ये बता सके कि उसने पिछली 5 साल की सरकार में, पौने 5 साल की सरकार में क्या कुछ किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कोई ना कोई एक नया वादा हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश यादव सामने लाते रहते हैं। आज भी जब उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा कि जब पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो छात्रों को लैपटॉप वितरित किए गए थे। तो अब अगर आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो एक बार फिर लैपटॉप वितरण की उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी सपा सरकार बनने पर छात्रों को एक बार फिर लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाएंगे। और प्रियंका गांधी को हम लोग थोड़ी देर पहले भी सुन रहे थे, वो वर्चुअली लोगों के साथ संवाद कर रही हैं और महिलाओं को लेकर जो मैनिफेस्टो कांग्रेस की तरफ से जारी करने की बात कही जा रही थी उसको संबोधित कर रही हैं कि क्या कुछ खास उनके मैनिफेस्टो में खासतौर पर महिलाओं को लेकर होने वाला है। ठीक इसी तरह से सभी राजनीतिक दल, चाहे बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, ओवैसी का दल हो, वो तमाम सारे लोग। ठीक है, यही तो सबसे ज्यादा दिलचस्प हो रहा है ना कि सिर्फ सपा और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि और भी प्लेयर्स हैं इस बार मैदान में, और उन्हीं प्लेयर्स में से एक नीलगर्ग साहब की पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी। और मैं आऊं बाकी मेहमानों के पास। नीलगर्ग साहब, कितना मुश्किल लग रहा है इस बार, क्योंकि बदले हालात भी हैं और यूपी आपके लिए एक नई डगर है, यहां पर कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है क्या? जब उसके साथ अत्याचार हुआ इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे हो कि यूपी का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जो नागरिक है जहां पे वो रहता है उसके लिए वही इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं पंजाब से हूं तो नेचुरली हमारे लिए पंजाब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी दूसरी पार्टियों के लिए यूपी का कोई और स्टेट रहती होगी। हाँ, यूपी में हम इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा जैसे कि हमने वहां पे प्रचार भी किया है। हम लोगों को उम्मीद भी है कि यूपी में हमारी जो एंट्री है ठीक ठाक वहां से होगी। लेकिन जहां तक मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, हमारा सबसे बड़ा जो थ्रस्ट लगा हुआ है वो पंजाब में लगा हुआ है और पंजाब में एक रॉकिंग फोर्स की तरह आम आदमी पार्टी ऊपर के सामने आई है। ठीक है, में परिवर्तन की लहर चल रही है और इस इलेक्शन का सबसे बड़ा यदि इंतजार है तो पंजाब के लोगों को है और आम आदमी पार्टी को है। और हम लोग पूरी तरह तैयार है इस इलेक्शन में जाने के लिए। और पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब में 117 सीटें हैं, इनमें से 104 सीट्स ऑलरेडी हम अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर चुके हैं कल तक। तो मेरे कहने का मतलब है, और आम आदमी पार्टी के में एक शेरा जरूर है, वो ये क्या है कि हम लोग मुद्दों की राजनीति, ठीक है, मुद्दों की राजनीति करते हैं। समय कम है इसलिए रोक रहा हूं आपको, लेकिन देखने वाली बात होगी, वक्त बताएगा, क्योंकि चंडीगढ़ में मेयर की सीट भी आप नहीं बचा पाए, भले ही धांधली का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं बढ़ता हूं आगे। त्रिपाठी साहब, बदले हुए हालात हैं, आज रणभेरी बच जाएगी, लेकिन विकास कार्यों को धार देने में आप लगातार लगे रहे। अब जनता तक उन बातों को पहुंचाने की चुनौती आपके सामने है। देखिए सऊद भाई, हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जनता के बीच में लगातार संवाद और संपर्क बनाए रखा है। इसलिए हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को सुन रहा था कि किस प्रकार की घबराहट उनमें सरकार के लोक लुभावन वादे वो कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हम लैपटॉप देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो हिसाब मांग रही है कि सपा ने सत्ता में रहते हुए 16 लाख लैपटॉप खरीदे थे, जिसमें से केवल 7 लाख बांटे थे, 9 लाख का घोटाला करने का काम। तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकाल है था 2012 से 2017 का, बसपा का कार्यकाल था 2007 से 12 का, उन सबके सामने तुलना करने के लिए आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल है, तो कैसे इनके बीच में एक फर्क साफ है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में भी हम जीतेंगे, उत्तराखंड में भी हम जीतेंगे, गोवा में भी हम सरकार अपनी बनाएंगे, मिजोरम में अपनी सरकार, मणिपुर में वापस सरकार को अपनी रिपीट करेंगे, और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी। समय बताएगा कि क्या होता है, लेकिन सैफ खान साहब, कांग्रेस इस बार यूपी को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है, हालांकि हमेशा रहते हैं, लेकिन इस बार जो है आप पिक्चर में काफी नजर भी आ रहे हैं।
लेकिन राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि आप साल भर तक सिलेबस नहीं पढ़ रहे थे, अब आखिरी मोमेंट में ही आप रट्टा मार रहे हैं। सऊद साहब, दिक्कत यह है भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रतिनिधियों की, या मैं उत्तर प्रदेश की खासकर की मुख्यमंत्री का जो अभी बयान सुन रहा था योगी आदित्यनाथ जी, बहुत सफाई से जो है चैनल पे बैठ के जो है झूठ बोला जा रहा था। उन्होंने बहुत सारी जो है पॉइंट सामने रखे। पहले तो ये अपने ऊपर जो है गिरबान में अगर ये देखें तो कोई काम उत्तर प्रदेश या केंद्र की सरकार की तरफ से कोई हुआ ही नहीं है। खैर, मसलन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।